हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का जो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसका कंटिन्यूशन में ये आज का वीडियो है। लगभग हम 10 वीडियोस बना चुके हैं इस टॉपिक पर, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, जो कि एनईपी के सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत कंपल्सरी पेपर में आता है और इसमें क्वालिफाई होना इसेंशियल होता है। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको क्वालिफाई नहीं करेगा तब तक उसका डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर हेल्दी पर्सन। ठीक है, एक हेल्दी व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक आवश्यक है। ठीक, देखिए, एक हेल्दी व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन कराना आज बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए पहले से ही उसका बचाव किया जाए, इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है। तो वैक्सीनेशन बहुत ही इसेंशियल है, यानी टीकाकरण होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए टीकाकरण या वैक्सीनेशन करना भी बहुत ही जरूरी। बैलेंस डाइट, ठीक है, उसका खाना, संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक है। ये मैं बता चुका हूँ। व्हाट इज द बैलेंस डाइट, मतलब बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा और प्रोटीन, इसका एक निश्चित अनुपात जरूरी है। इसके बारे में कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो देखिए आप। पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये बहुत ही इसेंशियल है। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमको बहुत सारी बीमारियां जो कि गंदगी से ही फैलती हैं, अपने आप को स्वच्छ ना रखने की वजह से फैलती हैं, तो ऐसी बीमारियों से भी हम ग्रसित हो सकते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर ए हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन भी जरूरी है, बैलेंस डाइट भी जरूरी है और पर्सनल हाइजीन, टीकाकरण, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता। यानी यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है ऑल द एबव, उपयुक्त सभी क्वेश्चन ऑप्शन हमारे ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। निम्नलिखित में कौन सी एक आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव या इसका मतलब गर्भ निरोधक, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कि कोई भी फीमेल गर्भ धारण नहीं कर सके, प्रेग्नेंट नहीं हो सके। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी कंट्रासेप्टिव टेक्निक यूज की जाती है, कॉन्ट्रासेप्टिव के बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो एक आइडियल, ठीक है, एक आदर्श गर्भ निरोधक का कौन सा मेथड होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए। ठीक, तो एक इरिवर्सिबल होना चाहिए, अचल। क्या वो अचल होना चाहिए, मतलब एक बार वो हो गया, हमने अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी फीमेल ने या मेल ने एक बार कंट्रासेप्टिव का मेथड यूज कर लिया, ठीक, तो क्या दोबारा उसको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए या दोबारा वो गर्भ धारण नहीं कर सके, ऐसा होना चाहिए क्या, हम ऐसा मेथड यूज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यानी ये वाला हमारा यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ क्या लगा, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव। हमको यहाँ देखने की आइडियल कंट्रासेप्टिव का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, यानी वो इरिवर्सिबल होना चाहिए, नहीं। हमेशा जो भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी क्वालिटी की, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, वो बदला जा सके कि एक बार हमने कॉन्ट्रासेप्टिव कोई भी टेक्निक यूज की, यानी वो उसको गर्भ धारण करने से हमने रोक दिया, लेकिन अगर उसको जरूरत पड़े तो उसको गर्भ धारण कर लेना चाहिए, गर्भ धारण वो कर सके। ठीक है, तो ऐसी टेक्निक होनी है। टेक्निक कैसी नहीं है, रिवर्सल, इजिली अवेलेबल। यस भाई, अगर इजिली अवेलेबल नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका कैसे लाभ उठा सकेंगे। यानी जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड है आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर भैया कोई भी हमको कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है और उसके लिए हमें डॉक्टर या किसी की जरूरत पड़े तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, हर कोई उसका यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी जो भी गर्भ निरोधक, एक आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता ये होनी चाहिए कि वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसको हर कोई आसानी से यूज कर सके। ठीक, इफेक्टिव विद लीस्ट साइड इफेक्ट, और उसका साइड इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए। ठीक है,
कम से कम साइड इफेक्ट के साथ और प्रभावी भी होना चाहिए, साइड इफेक्ट भी ना हो और प्रभावी भी हो। ठीक, तो यहाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन से ठीक है? देखिए, अब यहां से देखिए, यानी जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की क्या क्वालिटी होना चाहिए? वो रिवर्सिबल होना चाहिए। क्वेश्चन को हमारा दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है ना, वो रिवर्सिबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, मतलब कन्वीनियंट होना चाहिए कि हर कोई उसको यूज कर सके, ठीक है, और इजिली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक, तो एक कंट्रासेप्टिव मेथड के ये आइडियल वो होते हैं, ठीक है, और उसका साइड इफेक्ट लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक, इफेक्टिव विद लीस्ट साइड इफेक्ट, इफेक्टिव विद लीस्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी एक क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटी डिजीज? इनमें से कौन सा वंशानुगत रोग है? ठीक है, या हम कह सकते हैं आनुवांशिक। वंशानुगत का मतलब है आनुवांशिक रोग। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी डिजीज, या हम इसको कह सकते हैं, देखिए क्वेश्चन को अभी पूछ ले, घुमा के आपसे पूछ ले कि जेनेटिक डिजीज। ठीक, देखिए रेबीज, पोलियो, स्मॉल पॉक्स। रेबीज भी हमारा कैसा एक वायरल विषाणु से होने वाली डिजीज है। रेबीज क्या है? एक विषाणु वायरल डिजीज है, विषाणु से होने वाली डिजीज, विषाणु जनित रोग है। पोलियो भी क्या है? हमारा एक वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग है। ठीक है बच्चों, वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग। स्मॉल पॉक्स ये भी क्या है? एक हमारा वायरल डिजीज है। ठीक, तो जो कलर ब्लाइंडनेस है, दिस इज अ जेनेटिक डिजीज। ठीक है, यानी जो वंशानुगत रोग कौन सा है यहाँ पर? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? ऐसे लोग कलर रेड और ग्रीन कलर्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे में मेनली जो मुख्य रूप से जो कलर ब्लाइंडनेस होती है रेड और ग्रीन, ऐसे लोग रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते। तो इसीलिए ऐसे लोगों को कभी भी ट्रैफिक पुलिस की नौकरी नहीं मिलती। ये भी पूछा जा सकता है बेटा कि कौन सा ऐसा रोग है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को ट्रैफिक पुलिस और रेलवे में नौकरी नहीं दी जा सकती? तो वो कौन सा है? हमारा कलर ब्लाइंडनेस, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंड। ट्रैफिक पुलिस और रेलवे में ऐसे व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। रेड और ग्रीन लाइट में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों रोग हैं ये विषाणु जनित रोग हैं बच्चों, वायरल डिजीजेज हैं। ठीक है, ये भी पूछ लेता है आपसे ना। ठीक, द पेल्विस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। ठीक है, मैं बोन्स के बारे में आप लोगों का एक लेक्चर पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं इसका आंसर दे देता हूँ। देखिए, ये मैंने आपका पेल्विस जो है, पेल्विस का स्ट्रक्चर बना दिया बच्चों। ठीक है, पेल्विस में कितनी यानी 3 बोन्स होती है। कौन कौन सी? इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, दीज 3 बोन्स किसमें होती है? हमारी पेल्विस। यानी पेल्विस कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स, इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। यानी इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 3 यानी। ठीक है, ये और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? हिप पोर्शन में। यानी इसको हम, ये जो बोन्स है हमारी हिप बोन्स भी कहलाती हैं। जो आपका ये प्रेजेंट होता है, पेल्विस कहाँ प्रेजेंट होता है? हिप रीजन में प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, बाकी बोन्स का मैं डिस्कशन कर चुका हूं आपके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच फूड हैज ए मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन? पहले तो आप समझिए व्हाट इज द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। ठीक, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन का मतलब ये है बेटा कि जो हम प्रोटीन खाते हैं, जो प्रोटीन खाते हैं उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स का कंसंट्रेशन क्या है? ठीक है, इसेंशियल अमीनो एसिड का कंसंट्रेशन क्या है? यानी द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। क्या है? कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, प्रेजेंट इन द प्रोटीन दैट रिक्वायर्ड फॉर द human, ठीक है, that's required for the human. Concentration of essential amino acids present in the protein that required for the human, यानी किसी भी प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने प्रेजेंट हैं जो कि एक मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में मैं बता चुका हूँ, कितने होते हैं, 20 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, जो कि मनुष्य को डाइट में चाहिए, उसके भोजन में जो प्रोटीन खा रहा है ये अमीनो एसिड होने चाहिए, क्योंकि ये एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिनको मनुष्य बना नहीं सकता अपने अंदर, इसीलिए वो बाहर से खाने के साथ उसको चाहिए होते हैं, ठीक। तो ऐसी यानी मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन क्या है, यानी ऐसी प्रोटीन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हो उनको मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कहते हैं, ठीक। तो जितनी भी एनिमल प्रोटीन है, जो एनिमल प्रोटीन्स होती हैं बच्चों, वो हमारी आती हैं इसी कैटेगरी में, आपकी मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, यानी जो एनिमल प्रोटीन होती हैं उनमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स का नंबर ज्यादा होता है। मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन में आती है हमारी कौन सी प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन बेटा, ठीक है, क्योंकि इनमें आपका इसेंशियल अमीनो एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द वेजिटेबल्स, ठीक। अब ये देखिए मैंने एक लिस्ट दी है, कौन सा फूड सोर्स ऐसा है जिसमें आपका मैक्सिमम बायोलॉजिकल प्रोटीन अवेलेबल है, मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा वे प्रोटीन में होता है, मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू इसकी कितनी होती है, 96, होल एग में होता है 94, मिल्क में होता है 90, चीज में होता है 84, ठीक। तो इस लिस्ट में आप देख लीजिए, ठीक। यहाँ पर हमारा जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर एग, ठीक है, क्योंकि देखिए एग हमारा सबसे ऊपर दिया है, यहाँ पर वे प्रोटीन के बाद क्या आता है, एग आता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा एग इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा, हाँ अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछ देता विच वेजिटेबल फूड हैज अ मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू फॉर प्रोटीन, अगर वो वेजिटेबल फूड इंक्लूड कर देता देन इज सोयाबीन इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो उसने ऐसा तो नहीं पूछा कि कौन सा वनस्पति हमको, उसने पूछा है फूड पूछा है, तो भैया सोयाबीन भी फूड है, एग भी फूड है, मीट भी फूड है, फिश भी फूड है, इन सब में कौन सा ऐसा जिसमें मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू है प्रोटीन के लिए, दैट इज एग, ओके। द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है बच्चों ये 7 अप्रैल को, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे, इसको हम और कह सकते हैं WHD, यानी WHD इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th अप्रैल। 7th अप्रैल क्या होता है हमारा, WHO का फाउंडेशन डे है, ठीक है, WHO का फाउंडेशन डे, यानी इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना हुई थी, उसी दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज, ठीक, ये कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, कॉपर टी हमारा क्या है, IUD, अभी इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक। कॉपर टी क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जो कि फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर देता है। यहाँ पर हमारा इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, इसको मैं डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पर सिर्फ राइट ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट है हमारा विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन्स ब्लॉक्ड आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ये भी मैं अभी इसको डिटेल में बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ, फैलोपियन ट्यूब इज द राइट ऑप्शन। इन सबको भी डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, देखिए मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन मतलब क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा गर्भ निरोधक, यानी किसी भी फीमेल को गर्भ धारण करने से रोकना क्या कहलाता है हमारा, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक। तो गर्भ निरोधक के क्या मेथड्स होते हैं, क्या विधियां इसकी हो सकती है,
तो मेनली इसके टू मेथड्स होते हैं, ठीक। कौन सा? एक स्पेसिंग मेथड और दूसरा है हमारा टर्मिनल मेथड, ठीक। जो टर्मिनल मेथड होता है इसको हम सर्जिकल मेथड भी कहते हैं बच्चों, सर्जिकल मेथड। ये जो स्पेसिंग मेथड है, ये सारे मेथड क्या है हमारे? रिवर्सिबल हैं। ये जो हमारा टर्मिनल मेथड होते हैं ये कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होता है, ठीक। अब जो हमारा स्पेसिंग मेथड है, ठीक, स्पेसिंग मेथड मतलब हम क्या करें, गर्भ धारण करने में गैप कर दें, मतलब एक बच्चा हो गया तो दूसरे बच्चे को हम होने से रोक दें कि उसमें समय ज्यादा हो जाए, ठीक है। जो नॉर्मल टाइम है हम टाइम को रोक देते हैं, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल का गैप कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या कहा हमने? स्पेसिंग मेथड, स्पेस कर दिया हमने, ठीक। ये हमारा मेनली टू टाइप का होता है, एक नेचुरल मेथड और दूसरा बैरियर मेथड। तो पहले हम देख लेते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड को हम क्या कहते हैं? कैलेंडर मेथड बच्चों। नेचुरल मेथड को हम क्या कहते हैं? कैलेंडर मेथड। इसका क्या है नेचुरल मेथड, जिसको हमने क्या कहा? कैलेंडर मेथड। होता क्या बेटा, जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मासिक चक्र भी इसको बोलते हैं। तो एक फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज में कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो हम कैलेंडर में एक की फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन की, जिस दिन उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, उस डे से उसने काउंटिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो उसपे क्या कैलेंडर पे अपना टिक मार्क कर लिया। तो कौन सा टाइम उसका सेफ पीरियड कहलाता है? यानी सेफ का मतलब ये है कि अगर उस टाइम पर वो क्वाइटस होता है, उसमें सेक्स होता है, तब उस टाइम पर उसमें क्या कहना चाहिए, बेबी होने का चांस नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड सेफ पीरियड। अनसेफ मतलब अगर उस टाइम में सेक्स होता है तब उनमें क्या होता है, बेबी होने का चांस, यानी उनको प्रेग्नेंट होने का चांस हो जाता है, तो उसको हम अनसेफ पीरियड कहते हैं। यानी जो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन है उसके बाद से, यानी वो उसके बाद से जितने डेज हैं, ये देखिए ये हमारा क्या सेफ पीरियड, यानी सेकेंड डे, थर्ड डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, 7 डे, 8 डे, 9 डे, यहाँ तक अगर उनको सेक्स करती तो उसमें आपका बेबी इम्प्लांट होने का चांस नहीं रहता, उसका प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं रहता है। तो इस ये सारा समय हमारा कहलाता है सेफ पीरियड। अब 10 डेज से 4 डेज 14 डेज तक अनसेफ पीरियड शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? 10 डेज के बाद 11 डेज से। क्यों? क्योंकि 14 डेज पे ओवुलेशन हुआ, मतलब ओवुलेशन का मतलब इस समय एग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। अब एग का फॉर्मेशन तो इतनी लेट होता है, लेकिन अगर इस पीरियड में भी सेक्स हुआ तो उसका प्रेग्नेंट होने के चांस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो स्पर्म होता है, भाई इजैकुलेशन में क्या होगा, स्पर्म आएगा। तो स्पर्म होता है, वो स्पर्म का एक लाइफ होता है, एक लाइफ स्पैन होता है कि वो कितने दिन तक जीवित रह सकता है, ठीक। तो जो एक स्पर्म होता है, वो स्पर्म का जो लाइफ होता है 48 से 72 घंटे होता है। एक स्पर्म का लाइफ कितना होता है बच्चों? 48 से 72 घंटे, 48 से 72 घंटे, यानी 3 से 4 दिन, ठीक। तो अगर भाई इस टाइम पर तो भी सेक्स हुआ, ठीक, तो क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा? अगर इस टाइम पर भी होता है तो क्या होगा कि भैया वो ओवुलेशन तो यहाँ हुआ, लेकिन स्पर्म यहाँ पर अगर आया तो वो यहाँ तक भी जीवित रहेगा, तो जैसे ही ओवुलेशन होगा तो वो फर्टिलाइज कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसीलिए क्या कहा, अनसेफ पीरियड। अनसेफ का मतलब अगर इस टाइम पर सेक्स होता है तो स्पर्म और एग फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना सकते हैं, तो प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक। तो ये इस टाइम पर क्या करना है हमको, जितना भी ये अनसेफ वाला पीरियड है, इस पीरियड में हमको अवॉइड करना है कि इस टाइम पर सेक्स नहीं होना चाहिए, जिससे कि स्पर्म और एग का आपस में नहीं मिले और बेबी से बचा जा सकते, प्रेगनेंसी को रोका जा सके, ठीक। तो ये एक नेचुरल मेथड है, मैं इसमें हमें कोई भी बाहर से कोई मेडिसिन या किसी की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए इसको नेचुरल मेथड कहा जाता है, प्राकृतिक विधि है। और इसको कैलेंडर मेथड इसलिए कहा क्योंकि हम इसको कैलेंडर, ठीक है, डे के हिसाब से उसको काउंट कर रहे हैं।
फिर आफ्टर 22 डेज जो एग ये यहाँ पर ओवुलेट हुआ, एग निकला, वो एग हमारा डिजनरेट हो जाता है, डेथ हो जाती है। जब डेथ हो गया एग का तो उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, तो उसके बाद भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। अब ओवुलेशन के बाद जो एग है वो एग कुछ दिन तक सरवाइव करता है, यानी जिंदा रहता है, ठीक। तो इसीलिए तो ओवुलेशन तो यहाँ हो गया, लेकिन ये सारे देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20 डेज ये भी क्या करते हैं, इन डेजेस में भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा हमने, अनसेफ पीरियड का, ठीक। जो एग होता है बच्चों, एग की लाइफ होती है 3 से 4 दिन, ठीक है। एग हमारा 48 से 72 घंटे, ठीक है। ये हमारा 24 सॉरी ये होता है हमारा 24 से 48 घंटे। जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ होती है 24 से 48 घंटे, ठीक। और एग की लाइफ होती है 48 से 72 घंटे। एग ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है और स्पर्म कम दिन तक जिंदा रहता है, ठीक है। जो एग है उसकी बात करें हम 3 से 4 दिन, एग हमारा 3 से 4 दिन और स्पर्म हमारा 2 से 3 दिन तक, ठीक है। लेकिन यह है कि कभी कभी कुछ लोगों में एग का लाइफ ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इतने डेज को हम ओवुलेशन के बाद 5 से 6 दिन को अनसेफ माना जाता है, ठीक है। तो दिस इज कैलेंडर मेथड, ठीक। तो ये हमारा कैलेंडर मेथड हो गया, इसको हम नेचुरल मेथड। नेक्स्ट है हमारा बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब जो स्पर्म है और एग, भाई ये स्पर्म है और ये एग है, ठीक। ये एग हो गया, ये स्पर्म हो गया। इन स्पर्म और एग में हम बैरियर जनरेट कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में नहीं मिल पाए। जब नहीं मिलेंगे तो ये जाइगोट नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो इसको हम इन दोनों के मिलनों को रोकना, एक बैरियर बना दिया कि भैया इन दोनों को मिलने नहीं देंगे, जिससे कि जाइगोट नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक। तो जो वो सारे मेथड क्या कहलाते हैं, हमारे बैरियर मेथड कहलाते हैं। इसमें हमारा फिजिकल बैरियर मेथड हो गया, केमिकल बैरियर मेथड हो गया, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी हो गया, हार्मोनल मेथड हो गया, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड हो गया। देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए ये जो दिए हैं हमारा, ठीक, ये हमारा ये क्या है, फिजिकल बैरियर है, ठीक। दिस आर द फिजिकल बैरियर, ठीक। यूआईडी हमारा ये भी क्या है, फिजिकल बैरियर है हमारा, ठीक। तो ये क्या है, कॉन्डम, मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम, ठीक। तो ये एक रबड़ से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। फीमेल, इसको फीमेल की वेजाइना में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जो कि स्पर्म को प्रिवेंट कर लेता है एग से मिलने के लिए, ठीक। ये मेल के में यूज किया जाता है, इसको फीमेल यूज करती है। ये हमारे दोनों फिजिकल मेथड है, ठीक है। देखिए ये जो दोनों मेथड हैं ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए तो एसेंशियल है, इसके साथ साथ ये दोनों, इन दोनों से एसटीडी से भी बचा जा सकता है, ठीक है। इन दोनों के यूज से किससे बचा जा सकता है, एसटीडी। एसटीडी क्या होता है बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक। यानी इन दोनों के यूज से हम इस डिजीज से भी बच सकते हैं, जो भी हमारी एसटीडीज हैं उनसे भी बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल मेथड हो गया। इसके साथ साथ फिजिकल मेथड होता है एक हमारा डाइफ्राम या कैप, ठीक। ये भी हमारा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है रबड़, ये भी सर्विक्स के ऊपर फिट कर दिया जाता है, ठीक। तो ये भी हमारा क्या होता है, सीमेन सारा इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है, तो ये भी स्पर्म और एग के फ्यूजन को रोकता है। तो ये भी क्या एक फिजिकल बैरियर है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने फिजिकल बैरियर के क्या क्या एग्जांपल देख लिए, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम और हमारा ये डाइफ्राम, ठीक। और हमारा आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है फीमेल के अंदर, क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉपर टी। कॉपर टी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यूआईडी। ये क्या कहता है, यूट्रस, ये यूट्रस के अंदर वहां पर लगा दिया जाता है, ठीक है। और कॉपर क्या बना होता है, ये क्या होता है, जर्मीसाइड, वो स्पर्मिसाइडल होता है, स्पर्म को किल कर देता है, ठीक। तो स्पर्म को फ्यूज होने से रोक देता है, ठीक है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं हार्मोनल की, ठीक।
तो ये हमारा क्या है, अब सारा हमारा हार्मोनल बैरियर की बात करें या हम केमिकल बैरियर। हार्मोनल बैरियर क्या है, एक तरह से हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, तो ये हमारे केमिकल बैरियर भी। तो इसमें सबसे पहले हम ओरल कंट्रासेप्शन, टैबलेट्स होती हैं यानी ओरली, उनको माउथ के थ्रू हम ले सकते हैं। ये जितने भी टैबलेट्स होती हैं इनमें क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। कौन सा हार्मोन होगा, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा, कौन सा हार्मोन बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन, या उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। कौन सा, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। वो डिपेंड करता है, बहुत सारी मार्केट्स में टैबलेट होती हैं कि उनमें क्या कॉम्बिनेशन है। तो ये हार्मोनल टैबलेट्स होती है जिनको डेली लेना होता है, ठीक, इनको डेली लेना होता है अगर आपको उससे बचना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कंट्रासेप्टिव पिल्स कहलाती है। इनको क्या कहते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं बच्चों, ठीक। ये हार्मोनल रिंग होती है, इसको वजाइना में फिट कर दिया जाता है और ये रिंग्स क्या करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, और ये भी हमारा प्रिवेंट कर देती हैं, स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं कर सकते, ठीक। क्या किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इसमें भी हार्मोन्स यूज कर, हार्मोन्स को ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, ये भी हमारा जब इंजेक्ट कर दिया तो ये ओवुलेशन नहीं होने देता है, या ओवुलेशन हो जाता है तो ये अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके इम्प्लांट नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये भी प्रिवेंट कर देता है। ये है हमारा कंट्रासेप्टिव पैच। इनको क्या कर दिया जाता है, इनको ऐसे हमारा स्किन के ऊपर, उसके हैंड के ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक। इसको पैच लगा दिया जाता है और ये क्या करता है, धीरे धीरे हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता रहता है, ठीक है, छोड़ता रहता है। तो उस तरह से, यानी ये भी एक हार्मोनल मेथड है, हार्मोनल है ये भी, ठीक है, ठीक। कैलेंडर या रिदम मेथड की हम बात कर चुके हैं, कैलेंडर मेथड को हम रिदम मेथड भी कहते हैं बेटा, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्शंस, इंटरप्टस इस, ये इम्प्लांट भी हमारा एक हार्मोनल मेथड ही होता है। एक इम्प्लांट कर दिया तो ये भी हमारा हार्मोनल के अंतर्गत है। क्वाइटस इंटरप्टस में क्या है कि जो क्वाइटस के समय पर क्वाइटस को कंप्लीट अगर जो इजैकुलेशन को ब्रेक कर देता है, इजैकुलेशन उससे पहले क्वाइटस को स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक। तो ये कहलाता है क्वाइटस इंटरप्शन मेथड। इसमें कोई भी हम केमिकल या उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक। ये कॉन्शियस के ऊपर है, ठीक है। अब ये तो हमारे हो गए, ये सारे मेथड्स की बात हो गई। नेक्स्ट जो 2 मेथड्स हैं हमारे, ठीक, ये तो हमारा स्पेसिंग मेथड्स हो गए सारे। अब बात हम करते हैं टर्मिनल मेथड्स की। टर्मिनल मेथड्स को हमने क्या कहा, सर्जिकल मेथड्स भी कहते हैं, और ये हमारे कैसे हैं, इरिवर्सिबल हैं, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ये मेनली हमारे 2 टाइप के हैं, ठीक है। जो हमारे टर्मिनल मेथड्स हैं या सर्जिकल मेथड्स होते हैं, ये हमारे 2 टाइप के, नंबर 1 वैसेक्टोमी और नंबर 2 ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी किसमें होता है, ये हमारा मेल में होता है वैसेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी किसमें होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। मेल में क्या कर दिया जाता है, जो मेल होता है उसके टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस किसमें, स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है स्क्रोटम, ये क्या टेस्टिस है, ठीक है। जो स्पर्म की सिंथेसिस होती है वो कहाँ होती है, इसके अंदर ही, टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस, ये किधर टेस्टिस, बनिफेयर टेस्टिस प्रेजेंट है, इनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म ये इससे, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब को कहते हैं वास डिफरेंस। इस ट्यूब को क्या करते हैं, वास डिफरेंस, ठीक। तो इस ट्यूब को कट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर ही हमारा जो स्क्रोटम है उसके अंदर ही इस ट्यूब को कट कर दिया जाता है, ठीक है। टेस्टिकुलर एंड पर, टेस्टिस की साइड में इस ट्यूब को कट करके इस तरह से बांध देते हैं, ठीक। अब ये ब्लॉक कर दिया हमने, अब ये बांध कर दिया, तो अब यहां से स्पर्म तो बने, ठीक, लेकिन अब ये यहां से ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, यानी वास डिफरेंस में आगे नहीं जा पाएंगे, तो ये सीमेन के थ्रू बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। यहीं से तो ये यहाँ बनते थे, ये वास डिफरेंस के थ्रू जाते थे, यहाँ आते थे यूरेथ्रा में, और ये सीमेन के थ्रू बाहर आ जाते थे, ठीक। लेकिन जब वैसेक्टोमी हो गई,
यानी हमने इस वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया। पूछ सकता है विच ट्यूब इज कट इन द प्रोसेस ऑफ वैसेक्टोमी, कौन सी ट्यूब कट होती है? वास्ट डिफरेंस कट होती है, रिमूव नहीं किया जाता है, रिमूव नहीं हो रही है ट्यूब, ट्यूब को कट कर दिया जाता है। यहाँ से कट लग गया, देखिए ये कट लगा दिया गया और इसको टाई बांध दिया गया, ठीक, बांध देते हैं जिससे स्पर्म का यहीं पर ये ब्लॉक हो गया रास्ता। अब ये आगे नहीं जा पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे तो इस प्रोसेस में पर्सन की सेक्सुअल पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑन द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ मेल, ठीक है, उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वैसेक्टोमी के द्वारा, बट वो स्टेराइल हो जाता है, वो अब बेबी को नहीं प्रोड्यूस कर सकता। क्यों? क्योंकि अब उसका स्पर्म जो है सीमेन के साथ बाहर नहीं निकले, बट उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर स्पर्म है, ठीक है। दैट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड वैसेक्टोमी। किसमें हो रहा है? मेल में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब है क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब, ये देखिए क्या होता है, ओवरी होती है, फीमेल में भी 1 पेयर ओवरी होती है। इस ओवरी के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? oogenesis की प्रोसेस होती है। oogenesis की प्रोसेस के द्वारा यहाँ से एग बनते हैं और एग ये आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ये एग आ जाएंगे यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में। तो इस फैलोपियन ट्यूब का रास्ता यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक। इसको ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है, जब ब्लॉक कर देंगे तो ये जो एग है, ये एग अब आगे आएंगे ही नहीं, एग आगे आएंगे नहीं तो आगे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी ही इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से भी हम रोक सकते हैं। ये जो मेथड है, जिस मेथड से ये होता है ट्यूबेक्टोमी, उसको कहते हैं आपका लेप्रोस्कोपिक ऑक्लूजन। क्या कहा जाता है? फैलोपियन, ये जो हमारा ट्यूबेक्टोमी का बेस्ट मेथड है जिसको कहते हैं हम लेप्रोस्कोपिक ऑक्लूजन। ये बहुत ही सिंपल सा सर्जरी होता है, ठीक है। वन डे ही तुरंत आपका 1 से 2 घंटे में उस व्यक्ति की छुट्टी हो जाती है, कोई बहुत ही टफ सर्जरी ये नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेप्रोस्कोपिक ऑक्लूजन, ठीक बच्चों। तो ये देखिए हमने आपका सारे 100 के 100 क्वेश्चंस को आपका सॉल्यूशन दे दिया। जो मेरे रिमेनिंग वीडियोस हैं, मैंने जो इस आपका इस टॉपिक से रिलेटेड डाले हैं, मैं इन सब सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इन सारे वीडियोस को देख लेंगे तो इस पेपर में आपको काफ़ी हेल्प हो जानी है, ठीक है। तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनको शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। और जिनने सारे वीडियोस देखने के लिए, मैं सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।